बना हुआ है, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान आज भी धरना दे रहे हैं और 6 महीने हो गए बीजेपी सरकार बने। देखिए, कांग्रेस का वचन पत्र था, कांग्रेस के वचन पत्र में ये मुद्दे शामिल थे और कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि ये हमारा वचन पत्र नहीं है, ये हमारा धर्म ग्रंथ है। उन्होंने तो अपने धर्म ग्रंथ पे काली पोत दी। हमारी सोच विचारधारा है कि जो हमारी विचारधारा है, जनता के प्रति हमारा संकल्प है, वो हम जनता के समक्ष हम ले जाएं। और शिवराज सिंह जी ने, जैसे मैंने कहा कि पिछले 5 महीनों में हम किसानों की बात करें, जो कमलनाथ जी की सरकार में तिजोरी बंद, खजाना खाली है, याद है ना आपको शब्द? पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? मैं तो ऋण ले रहा हूं, पैसा नहीं है। शिवराज सिंह जी ने 15 दिन के अंदर किसान फसल बीमा योजना की 2,990 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचाए और उसकी दूसरी किस्त 16 तारीख को इसी माह की 4,500 करोड़ रुपए किसानों की किस्त में पहुंचा दिए। तो ये 7,500 करोड़ कहां से आए अगर खजाना खाली था, पैसा नहीं था? इसमें पहला कदम। दूसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की थी, जहां हर किसान के खाते में 6,000 रुपए प्रति साल दिया जाता था। शिवराज सिंह जी ने शुरू किया है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, जहां उस 6,000 के साथ 4,000 रुपया जोड़ा जाएगा। इसका मतलब कि 10,000 रुपया हर साल सीमांत कृषक तक उसके खाते में दिया जाएगा। 80 लाख किसानों को। ये 8,000 करोड़ रुपए कहां से आए किसानों के लिए? बिजली बिल का बहुत अहम मुद्दा था। उन्होंने कदम लिया है कि पिछले बिजली के बिल सारे महीनों के समाधान योजना में डाले जाएंगे और केवल इस महीने से अगला बिल दिया जाएगा। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं, फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री जी की नहीं, उसके साथ प्रधानमंत्री जी के साथ अभी शुरू करी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने करी, लेकिन इसके बाद भी किसान कर्ज माफी न तो बीजेपी के एजेंडे में कहीं था, जिसको आप वचन पत्र कांग्रेस का बता रहे हैं, न उनके धर्म ग्रंथ में था। तो ये बीजेपी तो हमेशा ये बोलती है कि कर्ज माफी करना ही नहीं चाहिए। तो फिर हमारी ये सोच विचारधारा है कि अंततः में मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का नौजवान और मध्य प्रदेश की महिला, इन तीनों वर्ग की वृद्धि हो और विकास हो। और वृद्धि और विकास कैसी होगी? जो सफल योजना है उसके आधार पर होगी। जो मुद्दे हैं उनका भी हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे, पर उसके अतिरिक्त जो हमारी योजना है, हम अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करेंगे। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, ये मसले तो आज भी वैसे ही हैं। हम केंद्र की योजनाओं को अगर छोड़ दें तो राज्य में जो समस्या है वो आज भी केंद्र की योजनाओं को आप छोड़ दो, मैं राज्य की योजनाओं की बात कर रहा हूँ। एक नई योजना शुरू हुई किसानों के लिए, लेकिन अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक वो आज भी धरना दे रहे हैं। मुझे मालूम है, पर वो कांग्रेस पार्टी के धर्म ग्रंथ में थी, जिसका मुद्दा मैंने उठाया था और जो अन्याय उनके विरुद्ध हो रहा था उसके तहत हमने जो कदम उठाए। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उनका समाधान हो, पर इस सरकार को भी हमें समय देना होगा। मतलब बीजेपी के धर्म ग्रंथ में नहीं है तो समाधान की बस कोशिश नहीं, होगी। हमको समाधान करना होगा। हम लोग कुछ समाधान जरूर करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी। अभी 2018 के चुनाव में बीजेपी ने अपनी कैंपेनिंग में नारा दिया, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। अब बीजेपी बोल रही है साथ आ गए महाराज और शिवराज। क्या जनता इतनी तेजी से बदले हुए समीकरण समझ पाएगी? मैं समझता हूं कि अगर दोबारा मैं आपको कहूं कि अगर विचारधारा, नियत, विकास और प्रगति के साथ जुड़ी हुई हो और वही हम लोगों का एजेंडा हो और उसी के तहत हम लोग कार्य कर रहे हो, जो हमने पिछले 5 महीने में करके दिखाया है। पिछले 15 माह में बैलेंस शीट आप निकालिए हर एक विधानसभा का और मध्य प्रदेश का, 1 रुपया का विकास कार्य नहीं हुआ। और हम लोगों ने मिलके जो समूचे
संभाग वाइज आप निकालो, जो हम लोगों ने विकास और प्रगति के कार्य निकाले हैं। अब उदाहरण मैं आपको एक देता हूं, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे, जो एक तरफ इटावा यूपी से मध्य प्रदेश को जोड़ेगा और दूसरी तरफ कोटा राजस्थान को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ेगा, उस पूरे भिंड मुरैना इलाके का पूर्ण रूप से कायाकल्प करेगा। 8,500 करोड़ रुपए की योजना, 500 किलोमीटर की फोर लेनिंग की हमने स्वीकृत करवाई है। और गडकरी जी के साथ हमारी बातचीत हो रही है कि इर्द गिर्द औद्योगिकरण भी होना होगा। ये कल्पना के बाहर था और 15 माह हमने बहुत कोशिश की इसको स्वीकृत करवाने के लिए, संभव ही नहीं हो पाया। लेकिन बीजेपी की सरकार आने में चंबल एक्सप्रेसवे पे तो काम शुरू हुआ, लेकिन बाकी सब योजनाओं में तो केवल शिलान्यास और शुभारंभ जैसी माइलस्टोन्स वगैरह। नहीं दीप्ति जी, यही कठिनाई है। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को जानते हैं, मेरा ध्यान शिलान्यास से ज्यादा लोकार्पण पे होता है। लेकिन अभी तक तो ज्यादातर शिलान्यास हुए हैं। तो आपको महीने कितने मिले हैं? 2 महीने तो मिले हैं दीप्ति जी। अगर आप मेरे जगह में होते, क्या 2 महीने में आप लोकार्पण कर सकती थी? तो हमारी कोशिश है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास आज हुआ है उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो और समय सीमा के आधार पर उसका लोकार्पण भी हो। और इसमें आप जानते हैं कि जो पैनी नजर मैं रखता हूं, जो मेरा पूर्व की मेरी सोच और विचारधारा भी रही है कि समय सीमा के आधार पर इन योजनाओं को लागू हम करेंगे। आपकी पैनी नजर है, समय सीमा है, समय सीमा क्या तय हुई है, और अगर वो उस समय सीमा में नहीं हुआ तो फिर आप क्या फैसला लेंगे? मैंने आपको कहा ना कि समय सीमा के आधार पर हम करा के दिखाएंगे, और हमने ये समय सीमा के आधार पर 3 महीने में कम से कम योजनाओं को स्वीकृत करवा के, कैबिनेट से स्वीकृत करवा के भूमि पूजन तो करवाया है। ये घोषणा तो नहीं रही ना, ये तो ASTS, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, टेक्निकल सैंक्शन, कैबिनेट अप्रूवल, उसके बाद भूमि पूजन हो रहा है, टेंडरिंग हो चुका। तो थोड़ा तो विश्वास सरकार पर आपको रखना होगा, चाहे वो केंद्र की हो, प्रदेश की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। जब प्रक्रिया फॉलो हुई है और केवल घोषणा नहीं रही, तो फिर ये विश्वास तो होगा कि जहां भूमि पूजन हुआ है उस समय में लोकार्पण भी होगा ना। तो ये विश्वास आपको कमलनाथ सरकार में क्यों नहीं था? वहाँ पे कमी क्यों थी, जबकि वो पार्टी आपकी थी? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि विकास और प्रगति की योजनाओं पर बांध लगाया गया था, पैसा नहीं, हम नहीं कर सकते। और खास करके ग्वालियर चंबल संभाग के प्रति तो इतनी एक अजीब दृष्टिकोण, जहां एक एक विधायक, जो चुना हुआ विधायक जनता की आशाओं और अभिलाषाओं के आधार पर, वो जब जाता है अपने मुखिया के पास योजनाओं को स्वीकृत करवाने के लिए, उसके चेहरे पे दरवाजा बंद किया जाता है। तो अंत में उसका भगवान तो जनता है ना। तो मैं तो ये कहूंगा कि इन 22 योद्धाओं ने जो कुर्बानी दी है, आपने भी राजनीति अब कई सालों से देखी, और शायद मैं गलत हूं, पर अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप कह दीजिएगा, शायद पिछले कई दशकों में ऐसे बहुत ही बिरले उदाहरण हैं कई प्रदेश में, जहां चुनाव संपन्न हुए केवल 15 महीनों में विधायकों ने अपनी विधायकी और 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर पद को त्याग करके जनता के समक्ष रणभूमि में दोबारा उतरे। साधारण तौर पे क्या होता है कि सरकार का टर्म खत्म हो रहा है, 6 महीने बाकी हैं, 8 महीने बाकी हैं, सिंधिया जी की पार्टी की नैया डूब रही है, दीप्ति जी की नैया में बैठ जाओ। ये साधारण रूप से होता है। तो ये जो कदम इन्होंने उठाया है, मैं तो कहूंगा कि ये तो कुर्बानी का कदम जो उन्होंने उठाया है, और जिसके आधार पर इन्होंने जनता के समक्ष जनता की आशा अभिलाषा पूर्ण रूप से उस आशा अभिलाषा पे खड़े उतरने का कार्य किया है, भूमि पूजन के कार्यक्रम के आधार पर और योजनाओं के आधार पर। मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का तो कहना है कि आप ही के कारण वो ग्वालियर नहीं जाते थे, अगर वो ग्वालियर दौरा करते थे तो आप नाराज हो जाते थे, इसलिए ग्वालियर का विकास रुका हुआ है। आपने रोका था, ये उनका आरोप है। मैं कौन होता हूं किसी को रोकने के लिए? क्या आप समझते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये दृष्टिकोण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी को रोकेगा आने से? मैं तो स्वागत करूंगा। मैंने तो अभी भी कहा था जब ग्वालियर आए थे कि ग्वालियर की जनता उनकी स्वागत करे।
कोई भी व्यक्ति अगर मेहमान होके आ रहा है मेरे क्षेत्र में, क्या मैं आपके घर में आप अगर मुझे बुलाएंगे? मेहमान होके, मुख्यमंत्री होके नहीं किए और काम करें? मुख्यमंत्री हैं, आप स्वागत नहीं करेंगे अगर कोई घर आएगा तो? अच्छा, आपने अगर हम लोगों को एक्सक्यूज ढूंढना है ना तो ढेर सारे एक्सक्यूज। आप मुझे बता दीजिए, 15 महीने, मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता, मुख्यमंत्री रहते हुए कितने जिलों में दौरे हुए? मैंने तो कई बार कहा था, बाढ़ आई है मालवा में, ओलावृष्टि अतिवृष्टि हुई है ग्वालियर चंबल में, आइए, एक बार नहीं आए। और आप ही समीक्षा कीजिए 15 महीनों की, हमारे जितने जिले हैं मध्य प्रदेश में, साधारण तौर पर अगर कोई व्यक्ति मुखिया है तो कम से कम एक बार तो उस माटी पर नमन करने का एक दायित्व होता है। कितने दौरे हुए? मुझे और इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। आपने बोला कि 22 विधायकों ने कुर्बानी दी, इसके पीछे आपने कब ये तय करा कि अब आपको तख्ता पलट करना है? किस तरह से आपने अपने विधायकों को तैयार करा? ये सोचना विचारधारा है कि तख्ता पलट चलिए, कांग्रेस छोड़ना कितना कठिन था? ये जो एक पीड़ा थी कि जनता के प्रति जो एक विश्वासघात हो रहा है, एक बार नहीं बार, और अब अतीत के गर्भ में मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि पार्टी छोड़ने के बाद भी मैंने एक संयम बरता है जिससे आप स्वयं अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आज साधारण तौर पे राजनीति में कटाक्ष करना और एक दूसरे को नीचे दिखाना बहुत आसान होता है, पर कई महीने मैंने संयम बरता है, तो मैं उस अतीत में जाना नहीं चाहता। लेकिन जो पीड़ा थी मेरी जनता के प्रति, स्वयं के प्रति नहीं, क्योंकि जब किसी और को अध्यक्ष बनाया गया, मैंने उसका स्वागत किया और मैंने पूर्ण जोर मेहनत की, जो आपने भी अपने चैनल पे दिखाया था चुनाव में। उसके बाद भी जो निर्णय लिया गया, एक सेकंड के अंदर मैंने उसका स्वागत किया, क्योंकि मुझे कुर्सी से कोई मोह नहीं, और आज भी मुझे कुर्सी से मोह नहीं। बीजेपी की सरकार बनी है, शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा अनुभव है, उनका एक विस्तारवादी सोच है, और उनके साथ मिलकर मैं कार्य कर रहा हूं। पर जो जनता के साथ अविश्वास और वादा खिलाफी की गई थी, एक बार नहीं बार बार। सिंधिया परिवार की परंपरा है कि हम झंडा उठाते हैं जनता की, चाहे मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब रही हूं, विजयराजे सिंधिया जी, चाहे मेरे पूज्य पिताजी रहे हों, और चाहे मैं। और सत्य का साथ हम देते हैं, और सत्य का झंडा हम उठाते हैं। ये 22 लोगों की कुर्बानी, इसके लिए आपने कैसे इनको तैयार करा? मैंने इनको तैयार किया या इन्होंने मुझे तैयार किया, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो एक अंतरात्मा की पीड़ा थी इन सब लोगों की, और मैं आपको इतना भी कह दूं कि आप अकेले में कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री से भी पूछ लीजिए, विधायकों की बात छोड़ दीजिए कि उनकी क्या पीड़ा थी जब सरकार थी। अभी आते हो आपके पास? क्या मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा एक संयम है, मेरा एक स्तर है राजनीति का, और उस स्तर के नीचे मैं नहीं जाना चाहता, ना मैं कभी गया हूं। पर जो आम कार्यकर्ता, आम विधायक, और आम कार्यकर्ता विधायक के अतिरिक्त जो आम मंत्री की पीड़ा थी उस सरकार में, मुझे लगता है मैं कम बोलूं, आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन अब दूसरे सिंबल के साथ आपको जनता के बीच में जाना है, तो कैसे आपके विधायक उनको कन्विंस कर? माध्यम मेरा भारतीय जनता पार्टी है, लक्ष्य मेरा जनसेवा है, और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी जनसेवा है, लोगों का विकास है, लोगों की प्रगति है। और इस संगम के साथ हम जनता के समक्ष जा रहे हैं, संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच विचारधारा के साथ कि जनता का उत्थान हो, विकास हो, प्रगति हो। यही एक एजेंडा है हम सबका साथ मिलकर। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें इन चुनाव में खास हैं। नंबर 1 तो ये कि बीजेपी जो है अब की बार ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस से बहुत पिछड़ती दिख रही है। कांग्रेस बीजेपी को उसी के अंदाज में घेर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे कांग्रेस की IT सेल हो, आपके भी पुराने भाषण के वीडियो, नए वीडियो, और बीजेपी जो इलेक्शन मैनेजमेंट की माहिर है वो 0 पे है। देखिए, कांग्रेस जो करना है वो करें, आप विश्लेषण करें भारतीय जनता पार्टी, मेरे पार्टी के ऊपर, आप जरूर स्वतंत्र हैं, पर मुझे विश्वास है कि जमीनी स्तर पर हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं, एक मंडल पर, एक पोलिंग बूथ पर, एक विधानसभा पर, और आप और हम अब नतीजे का इंतजार। कितनी सीटें जीतने का? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने, और आपको धन्यवाद।
मैं सुन रहा हूँ आजकल टेलीविजन पे और अखबारों में कि कांग्रेस में भविष्यवाणी बहुत हो रही है। कोई कह रहा है हम 25 सीट जीत रहे हैं, कोई कह रहा है 22 सीट, कोई कह रहा है 20 सीट, कोई कह रहे हैं 18 सीट। मुझे लगता है कि ये अब राजनीतिक दल नहीं रही, एक ज्योतिषी पार्टी बन गई है। मेरी सोच विचारधारा है कि जनता के समक्ष अपने विकास और प्रगति के एजेंडा के साथ जाओ, जनता की आशा और अभिलाषा पूर्ण करो और जनता का आशीर्वाद के लिए नतमस्तक होकर उनके समक्ष उनके बर्धस्त और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करो। तो कोई नंबर तो आप नहीं देंगे? और उसके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। कितने सीट आएंगी इस पर मैं विश्लेषण ना मैंने कभी ना 2018 के विधानसभा चुनाव में किया था, ना 2013 के विधानसभा चुनाव में, और ना आज। मैं आपको कह रहा हूं पूर्ण रूप से अति आत्मविश्वास के साथ कि पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर लहराएगा। क्या कारण है कि सिंधिया समर्थक हमेशा विवादों में रहते हैं, चाहे वो इमरती देवी के बयान हो, चाहे वो प्रद्युमन सिंह तोमर के पहले तो मैं आपको कह दूं हो? कि कोई सिंधिया समर्थक नहीं है और ना कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का, एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो मेरे जैसे आम कार्यकर्ता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, जमीन से जुड़कर जनता की आशा और अभिलाषा पूर्ण करने के लिए संकल्पित है। और इसी भावना के साथ हम लोग जनता के समक्ष जाएंगे। कोई भी जनसेवक के दूसरे बड़े ओहदे की सोच विचारधारा नहीं रखता, केवल जनसेवा के पथ से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बयान विवादों में क्यों होते हैं? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग जनता की आशा अभिलाषा पूर्ण करने के लिए संकल्पित हैं। एक आखिरी सवाल, आप केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा कब बनेंगे, बस ये जानना चाह रही हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, जनसेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और कांग्रेस आपके आगे प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को लेकर आ रही है प्रचार में और चुनाव में सबका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद।